बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस वक्त टीवी, मीडिया, राजनीति का पूरा ध्यान बंगाल में पर लगा हुआ है। बंगाल में मुकाबला, जो मुख्य मुकाबला है वो सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की और भारतीय जनता पार्टी के बीच बताया जा रहा है। लेकिन अगर हम 2016 के विधानसभा चुनावों के जो रिजल्ट्स हैं वो देखते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 294 में से 291 सीटों पर कंटेस्ट किया था और उनकी 263 सीटों पर ज़मानत जब्त हुई थी और मात्र उनको 3 विधानसभा सीटों पर सफलता मिली थी। उनके 3 विधायक बने थे। लेकिन उसके बाद 2019 की जो लोकसभा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 18 लोकसभा सीटें जीतने में सफल हुई थी और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा कंटेंडर बताया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में बंगाल में बेस बनाने की शुरुआत सन 2016 या मैं कहूँ 15-16 में शुरू कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में पूरी तरह से काबिज हो चुकी थी 2014 के बाद और प्रधानमंत्री मोदी एक राष्ट्रीय नेता, एक राष्ट्रीय बहुत बड़े फिगर के रूप में उभर चुके थे। अमित शाह एक शक्तिशाली कैरेक्टर बन चुके थे भारतीय राजनीति में और तब ये कोशिशें शुरू की गई थी। अगर आपको याद हो तो वीरभूम में बम धमाके हुए और देसी बम बर्दवान, फिर उसके बाद आपको याद हो कि बशीरहाट में सांप्रदायिक हिंसा हुई, हुगली में काफ़ी तमाशा हुआ। आपको याद हो कि मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक टेंशन हुई और ये टेंशन बंगाल के भिन्न भिन्न भागों में फैलती रही, होती रही। इसके चर्चे होते रहे, टीवी मीडिया तंत्र इसको अपने अपने तरीके से दिखाता रहा, फैलाता रहा। तो जब इस तरह की घटनाएं कहीं होने लगें तो हम सभी का अनुभव ये कहता है कि कहीं ना कहीं ज़रूर कमल खिलने लग गया राज्य में, ऐसे राज्य में जहाँ कमल कभी नज़र नहीं आता था। अगर इस तरह की घटनाएं होने लग गई तो इससे पता लगता है कि कोई पार्टी बड़ी ही डेस्परेटली उस अरीना में हाथ पांव मार रही थी अपना वजूद पाने के लिए। खैर, वो एक अलग बात हो गई। ध्यान इस वक्त सारे मीडिया का नंदीग्राम सीट पे। नंदीग्राम सीट में ऐसा क्या है? नंदीग्राम दरअसल पूर्व मिदनापुर का एक इलाका है, एक विधानसभा सीट है और नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े पॉलिटिकल चेहरे हैं बंगाल में। दरअसल वो एक ट्रस्टेड एड रहे हैं ममता बनर्जी के, जो कि 1998 में जब तृणमूल कांग्रेस की उन्होंने स्थापना की थी कांग्रेस पार्टी से टूटकर, तो वो तब से उनके साथ बने हुए थे और हाल ही में उन्होंने अपना कैंप बदला है और वो नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है नंदीग्राम और यहाँ पे चुनौती एक तरह से स्वीकार करते हुए ममता बनर्जी ने अपनी जो ट्रेडिशनल सीट है वो छोड़कर नंदीग्राम वो चुनाव लड़ने गई। इस वजह से वहाँ पर इतना फोकस दिया जा रहा है। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि जिस पार्टी की मात्र 3 विधानसभा सीटें, उसके कंपेयर में अगर आप करें तो 26 सीटें वो लेफ़्ट की हैं, 44 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस की हैं। तो उसके मुकाबले 3 सीटों वाली पार्टी को इतनी बड़ी तवज्जो दी जा रही है। शायद इसके पीछे या तो वो लोकसभा जो सीटें हैं उसके अंदर आने वाली विधानसभाओं से कंपेयर किया जा रहा है और या फिर इसमें ज़रूर मीडिया का अपना जो प्रोपेगेंडा है, जो एजेंडा है, वो कहीं ना कहीं इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप सभी समझ सकते हैं कि इसके पीछे कारण क्या होगा। खैर, ज़मीन की अगर बात करें तो कोई भी पार्टी इनमें से मेरा मानना है, जितना बंगाल को मैं जानता हूँ, जितना मैंने घूमा फिरा है, लोगों से बातें की हैं, मैं मानता हूँ कि बंगाल में इनमें से कोई भी पार्टी वो कोई बहुत शरीफों की पार्टी या नॉन करप्ट पार्टी तो डेफिनेटली नहीं है। तृणमूल कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के बड़े आरोप भी लगे हैं और भ्रष्टाचार सरेआम देखा भी गया है पब्लिक लाइफ में, मैंने देखा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती रही जब प्रशांत किशोर ने, पॉलिटिकल कंसल्टेंट ने, जब ठेका लेना डिसाइड किया था बंगाल के चुनाव का टीएमसी के लिए, तो उन्होंने कुछ नरेंद्र मोदी अंदाज में
ये काम किया कि उन्होंने जो बैगेज बन चुके थे चेहरे, जो भ्रष्ट चेहरे, सर्वज्ञात चेहरे थे कि ये व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस का भ्रष्ट है, उसे सामने से हटाने की एक कवायद शुरू की। इसका काफ़ी रेजिस्टेंस भी हुआ और उस वजह से क्या हुआ कि जितने बड़े बड़े पैसे वाले, रसूख वाले जो तृणमूल कांग्रेस के काफ़ी चेहरे थे, वो लाइमलाइट से हट गए, उन्हें जिम्मेदारियों से हटाया गया। और उसके वजह से क्या हुआ कि वो बहुत सारे चेहरे ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी में अब्जॉर्ब कर लिए गए, जो कि भ्रष्टाचार हटाने का वादा करके इस वक्त चुनाव लड़ रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप देखिए कि जो सबसे बड़े भ्रष्ट चेहरे थे तृणमूल कांग्रेस के, उनको सामने से हटाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं। आपको पता ही हो, ये आज की बात नहीं, ये पुराने समय से अब तो काफ़ी वर्ष हो चुके हैं। मुकुल रॉय जो कि ममता बनर्जी की तरफ से कैबिनेट मिनिस्टर थे, जो रेलवे मिनिस्टर रह चुके थे मनमोहन सिंह की सरकार में, वो एक तरह से बंगाल की बीजेपी का एक बड़ा चेहरा काफ़ी समय से बने हुए हैं। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने भी ममता को छोड़कर अमित शाह की पार्टी का दामन थाम लिया था। तो बीजेपी किसी न किसी तरह से बड़े बड़े जो चेहरे हैं, बड़े जो नाम हैं, बड़े फिल्म स्टार हैं, मिथुन चक्रवर्ती को आप लीजिए, या फिर बहुत सारे जो स्टार्स रहे हैं बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, उनको तो रोप इन करती ही रही है। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सभी लोग जानते हैं। रूपा गांगुली हो गई, बाबुल सुप्रियो हो गए। 2014 में मुझे याद आता है कि भपी लाहिड़ी ने भी शायद चुनाव लड़ा था, 2014 या शायद 2016 में चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। तो खैर पार्टी अपना वजूद स्थापित करने के लिए बड़े चेहरों पर दांव खेलती रही है लगातार, और इस वजह से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की कड़ी टक्कर टीएमसी से बताई जा रही है। लेकिन टीएमसी का ये भी बंगाल के लोगों का, मेरे मित्रों का बताना है कि गांव के इलाके में टीएमसी की काफ़ी इज्जत है। बहुत नाम कमाया है ममता बनर्जी ने, उन्होंने कुछ ऐसे शानदार काम किए हैं जिसकी वजह से ग्रामीण उनकी काफ़ी इज्जत करते हैं, उन्होंने दिलों में अपनी जगह बनाई है। ममता बनर्जी की जो रणनीति है फ़िलहाल, उसके बारे में कुछ ऐसे मुझे बताया गया कि ममता बनर्जी महिलाओं को काफ़ी इंगेज कर रही हैं, जो सभाएं कर रही हैं उसमें महिलाओं पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। क्योंकि आपको पता हो कि पूरब में, बंगाल में और इसके ईस्टवर्ड्स जो संस्कृति है वो महिला प्रधान परिवार की है। महिलाओं को पुरुषों से थोड़ी अधिक अथॉरिटी है। तो और इसके अलावा एक जो साइकोलॉजी है वो ये है कि जो मर्द है वो पैसा, लालच, दारू के लालच में वो अपनी वोट चेंज कर सकता है, लेकिन महिला का वोट वो सुदृढ़ है, वो इंटैक्ट रहता है। यदि वो कन्विंस्ड है तो वो अपना वोट नहीं बदलेगी। शायद इसलिए महिला पर बहुत बड़ा इस बार फोकस है ममता बनर्जी का खुद, क्योंकि खुद वो एक महिला हैं और उनकी तृणमूल का जो स्लोगन है वो माँ माटी मानुष है, तो उसके चलते भी काफ़ी महिलाओं पर जोर है। तो ये हो सकता है कि महिला वोट इस वक्त काफ़ी बड़ा रोल प्ले करे, क्योंकि जो पहला फेज़ हुआ है उसमें बताया जाता है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अब इसके अलावा जो बात करें कि इस वक्त एक बड़ा चेंज जो देखने को मिला है कि सेंट्रल फोर्सेस आई हैं। ममता बनर्जी के जो पुराने तरीके थे वो नहीं चल पा रहे हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि फोर्सेस बाहर से आ रही हैं। इसलिए ममता बनर्जी बूथ कैप्चरिंग आदि के लिए जो तरीके इस्तेमाल करती रही हैं उसमें उनको विफलता हाथ लग रही है, और इसने चुनाव को काफ़ी इंटरेस्टिंग बता दिया। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे या पिछले लोकसभा चुनाव हुए थे, ऐसा गांव घरों में बंगाल में बात होती है कि जो ममता बनर्जी का मुख्य विपक्ष रहा, जो लाल झंडे वालों का रहा, वामपंथियों का रहा,
ये उनको डरा धमका कर मार पीट कर बूथ जाने से, वोट करने से ये पार्टी रोकती रही, ये सरकार रोकती रही। और उस वजह से उन्होंने तिल मिलाकर, फ्रस्ट्रेट होकर इस पार्टी को हटाने के लिए उन्होंने परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन एज एन ऑल्टरनेटिव उभरते हुए देखकर उन्होंने ये दे दिया था। लेकिन इस बार शायद ममता बनर्जी ये बात पहले से समझ गई, प्रशांत किशोर ने समझा दी, अन्य पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं उन्होंने भी इस बात का बहुत पहले से समर्थन किया, ख़ासतौर पर लोकसभा चुनावों के बाद में, कि यदि एक प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं एक आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाती है तृणमूल कांग्रेस, लेफ्टिस्ट और कांग्रेस पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल में लड़ाई जीतना आसान हो जाएगा। शायद इसी वजह से प्रशांत किशोर की, जहाँ तक अंदरूनी कुछ खबरें जो आती रही हैं, ग्रेप वाइन्स हैं, वो ये बताती हैं कि प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के संग लेफ़्ट के साथ भी काम कर रहे हैं, और ये बड़े ही वोट परसेंटेज को देखकर, काडर को देखकर बड़े ही केयरफुली डिसाइड किया जा रहा है कि कहाँ पे कौन सा कैंडिडेट खड़ा करेंगी ममता बनर्जी और कौन सा कैंडिडेट खड़ा करेगा वामपंथी गठजोड़ और कांग्रेस गठजोड़। तो कहीं ना कहीं ये पर्दे के पीछे ये शायद खेल जो चल रहा है वो बहुत देखभाल कर चल रहा है। आप देखेंगे कि नंदीग्राम में जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उन्होंने एक ब्राह्मण एक उच्च जातीय उम्मीदवार को उतारा है। ये सिर्फ बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने की कवायद है। तो ओवरऑल इस वक्त जो लेफ़्ट का काडर है, ऐसी सुगबुगाहट है खेमों में कि लेफ़्ट का जो काडर है वो उठ गया है और वो उठकर वोट डाल रहा है, जो अभी तक वोट नहीं डाल रहा था। तो अगर लेफ़्ट का काडर, मेरा मानना है कि अगर लेफ़्ट का काडर उठकर वोट डाल रहा है तो जाहिर तौर पर अपने उम्मीदवार को डालेगा, वो भाजपा को नहीं डालेगा। इसलिए ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा वाकई में हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का वोट कट रहा है, नुकसान हो रहा है। जो वोट उसे मिल सकता था वो वोट लेफ़्ट को जा रहा है, जिस वजह से जो उनका मेन कंटेंडर तृणमूल कांग्रेस वो फ़ायदे में रह सकता है। वैसे भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो जंगल महल में जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर, या मिदनीपुर, या फिर नॉर्थ बंगाल के जो इलाके हैं, जलपाईगुड़ी है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, अलीपुरद्वार है, कुछ बिहार है, ये सब इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का अधिक प्रभाव रहा है। एक और ख़बर जो मुझे मिल रही है, जो कि मेरे ख्याल से सर्वविदित भी है, कि जो कलकत्ता क्षेत्र के जो मारवाड़ी और गुजराती व्यापारी कम्युनिटी है वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट और फंड कर रही है। मज़े की बात यह है कि इस कम्युनिटी का बहुत तगड़ा नुकसान जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में हुआ, नोटबंदी में हुआ, इस बार लॉकडाउन में हुआ, लेकिन फिर भी शायद धर्म के नाम पर ये कम्युनिटी जो है वो भारी तरीके से प्रमोट कर रही है। सेंट्रल एंड साउथ कोलकाता में भारी समर्थन है मारवाड़ी कम्युनिटी आदि का भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जो जहाँ तक हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी रेजिस्टेंस झेलना पड़ सकता है। चुनावी टिकट के बंटवारे को लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ है। हम सभी ने वीडियोस देखे कि किस प्रकार बेहाला हो या मालदा हो, काफ़ी तोड़ फोड़, सिर्फ टव्वल आपस में ही भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी तक इतने वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट रहे थे, पार्टी प्रेसिडेंट राहुल सिन्हा, उन्हें कुछ महीनों पहले हटा दिया गया था और उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो 14 तारीख के बाद उस महीने की ये डिस्क्लोज़ करेंगे कि आगे उनकी रणनीति क्या है, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है। तो हो सकता है कि उनकी बातचीत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों से हुई और उन्होंने ये सजेस्ट किया हो कि आप पार्टी में रहकर ही अंदर से ही नुकसान कीजिए। अगर ये सच है तो अंदर से
हो सकता है राहुल सिन्हा, ऑल्दो उनके ज़मीन पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हटाया था, लेकिन थोड़ा बहुत तो नुकसान कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को डेफिनेटली कम्युनल जो पैशंस को जो उकसाने का फ़ायदा हमेशा चुनावों में मिलता रहा है, और इस वक्त की समय पर नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गए और मतुआ समुदाय के जो ठाकुर हैं, हरिश्चंद्र ठाकुर, उनके उनके मंदिर में वो गए, उनके स्थान पे गए, और ये लगातार वोटिंग के दिन टेलीकास्ट किया गया। और फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी के वहाँ पे पहुँचने पर जो विरोध प्रदर्शन हुए, जो हिफाजत इस्लाम नाम के संगठन ने जो वहाँ की हिंदू अल्पसंख्यक आबादी पे कई हमले किए, उनके मंदिरों पे, उनके घरों पे, उनके संस्थानों पे, यहाँ तक कि ट्रेन पर भी हमला किया गया और हिंसा में काफ़ी लोग मारे गए हैं। ये विजुअल्स भी जो बंगाल के टीवी चैनल मीडिया ये बहुत ज़्यादा प्ले कर रहे हैं, और इस वजह से मेरा भय है कि हो सकता है कि जो सीमावर्ती इलाकों, जो नॉर्थ 24 परगना है, जो जो नदिया का इलाका है, इन सब इलाकों में जो भावनाएं वो उफान ले सकती हैं, क्योंकि ऐसा दौर रहा है जब जो हिंदू सताए हुए वो बॉर्डर पार करके इन इलाकों में आकर बसे थे। ऐसा हो सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ममता बनर्जी वहाँ के बंगाल के दिलों पर राज करती आई हैं, जनता के दिलों पर राज करती आई हैं। पॉलिटिकली देखें तो मेरा जहाँ तक आकलन है और जिस प्रकार का फीडबैक मिल रहा है कि रैलीज़ में भारतीय जनता पार्टी की कोई ख़ास भीड़ आती दिख नहीं रही है। यहाँ तक कि झाड़ग्राम, जो कि पश्चिम मेदिनीपुर ज़िले में पड़ता है और उसके बॉर्डर जो झारखंड के बॉर्डर से लगता है, वहाँ तक बहुत अच्छी भीड़ नहीं आई थी, जबकि अक्सर ये हम सभी लोग सुनते आए हैं, आरोप भी लगते रहे भारतीय जनता पार्टी पर कि जो भीड़ है वो भीड़ लाई जा रही है झारखंड बिहार से। और इसी बीच जो ममता बनर्जी ने ख़त लिखा है चुनाव आयोग को कि जो जो पुलिस बल भेजे जा रहे हैं दूसरे राज्यों से, उनमें उन राज्यों के पुलिस बल ना भेजे जाएं जो कि भाजपा शासित हैं, क्योंकि भाजपा जो वो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पे बंगाल में स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल शिवराज सिंह चौहान हुए या योगी आदित्यनाथ हुए। तो बिल्कुल ये बात सही है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस that if the CM himself is campaigning in the election, how can their police be sent here? But I am really not sure what election commission is going to do about it and how soon they are going to do, because the time matters. एक राउंड का एक फेज का मतदान ऑलरेडी हो चुका है। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि यदि लेफ़्ट का काडर निकल रहा है वोट करने, और इन परिस्थितियों को जो जैसा मैंने समझा है, तो इसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ी टक्कर देते हुए तो तृणमूल कांग्रेस को नहीं समझ में आती। इट मेक्स नो लॉजिक, बट येस, द पैशंस विच आर बीइंग प्लेड इन बांग्लादेश might play some role to trigger emotions, and people might vote on those lines. But Trinamool Congress has a grassroots organization, and if there is some behind the curtain understanding between the left parties in Congress and the TMC, ये इसका बहुत खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर 50-60 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लाने में समर्थ होती है भारतीय जनता बंगाल में, तो मैं कहूँगा कि ये उनकी बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि कोई पार्टी अगर 3 सीटें लाई थी पिछले बार और इस बार वो 50 से 60 सीटें ले आती है, तो उसका एजेंडा काफ़ी हद तक सफल रहा। ये आगे इन चुनाव जैसे होता है तो ये देखना आगे इंटरेस्टिंग होगा कि जो स्टेट का वोटर है
वो किस प्रकार की सोच रखता है, किस प्रकार से मतदान करता है, किन किन इश्यूज़ को वो पकड़ता है और किन इश्यूज़ को छोड़ता है। जहाँ तक ज़मीन की बात है तो ऑलरेडी हमें खबरें मिल रही हैं कि जैसे कहीं से खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो 500 रुपया लिफाफे में रख के एक एक लीफलेट भारतीय जनता पार्टी का और 500 रुपया, मात्र 500 रुपये में वोट ख़रीदा जा रहा है, ऐसी खबरें हैं। तो ये खैर ये सब चीज़ें हर पार्टियां जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की पार्टियां हैं ये करती रही हैं। इसमें आगे देखते हैं कि बंगाल का ऊंट किस करवट बैठता है, क्या वहाँ पर तृणमूल काबिज रह पाती है या फिर वहाँ पर कमल खिलता है।